Welcome to me, Mooney and Magic. Let the magic begin. जर्मनी के एक बड़े और कदीम शहर में बरसों पहले एक मेहनती और ईमानदार मूची अपनी वफादार बीवी के साथ रहा करता था। वो एक छोटे मगर पुरसकून घर में जिंदगी बसर कर रहे थे और हंसी खुशी अपना वक्त गुजार रहे थे। बीवी घर के बाग में मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां उगाती थी। वो मोहब्बत और मेहनत से उनकी देखभाल करती, हर सुबह नर्म धूप में खड़े होकर हरी भरी कोंपलों को देखती थी। जब सब्जियां ताज़ा और तैयार हो जाती थीं, तो वो उन्हें बड़ी नफासत और सलीके से चुनकर शहर के बाजार ले जाती थी। शहर के लोग उससे सब्जियां खरीदना बेहद पसंद करते थे, क्योंकि उसकी सब्जियां तरोताज़ा होती थीं। वो हमेशा साफ सुथरे, सलीके से इस्त्री किए हुए कपड़ों में मलबूस रहती थी, जिससे उसकी निफासत और सलीका शायरी झलकती थी। वो बखूबी जानती थी कि सब्जियों को किस तरतीब से अपने स्टॉल पर रखना है और किस तरह उन्हें खूबसूरती से पेश करना है, ताकि हर देखने वाला मुतासिर हुए बगैर न रह सके। उसका शौहर एक मोची था, जो दिन के उजाले में शहर की एक गली के कोने पर बैठकर पुराने जूते और चप्पलें मुरम्मत करता था। वो बड़े सब्र और महारत से अपना काम इंजाम देता था। अगर कोई उस पर भरोसा करता और नया जूता बनाने को कहता था, तो वो खुशी से इनकार न करता था, मगर इसके लिए उसे पहले चमड़ा खरीदना पड़ता था, क्योंकि उसकी गुर्बत उसे ये इजाजत ना देती थी कि पहले से कोई सामान जखीरा करके रख ले। इन नेक दिल मियां बीवी का एक इकलौता और निहायत खूबसूरत बेटा भी था, जो न सिर्फ दिलकश नकूश का मालिक था, बल्कि उसकी कदोकामत जरा लंबी थी। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि जो भी उसे देखता बेइख्तियार मोहब्बत महसूस करता था। वो अक्सर अपनी माँ के साथ बाजार में जाता था, सब्जियां बेचने में उसकी मदद करता था। जब कोई औरत बड़ी मिकदार में खरीदारी करती, तो वो मुस्कुराते हुए उनका सामान उठाता और उनके घरों तक पहुंचाने में खुशी महसूस करता था। और नतीजे में वो औरतें खुश होकर वापसी पर अक्सर उसको या तो कोई खूबसूरत खुशबूदार फूल या चमकता हुआ सिक्के या फिर कोई मज़ेदार केक खिदमत के तोहफे के तौर पर जरूर देती थी। एक दिन जब मामूल के मुताबिक बूढ़ी औरत बाजार में अपने बेटे के साथ सब्जियां बेच रही थी, तो वहां लड़खड़ाती हुई एक अजीब सी औरत आई। उसका लिबास निहायत बुसीदा और चीथड़ों में था, जगह जगह से फटा हुआ था। उसका चेहरा छोटा और तेज नक्कूश वाला था, जिस पर बुढ़ापे की गहरी लकीरें सबत थी। उसकी नाक लंबी, मुड़ी हुई और इतनी नोकीली थी कि उसकी ठोड़ी तक पहुंच रही थी। चलने के लिए वो एक लंबी टीढ़ी लकड़ी का सहारा लिए हुए थी। बूढ़ी औरत ने उसे पहले कभी भी इस बाजार में न देखा था। वो अजीबोगरीब औरत झुककर बेहद बदसूरत, सियाह भूरे हाथों से जड़ी बूटियों की टोकरी में घुस गई। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, बिल्कुल मकड़ी की टांगों की तरह, जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। वो तरतीब से रखी हुई जड़ी बूटियां उठाती, फिर उन्हें सूंघती और फेंक देती थी। बेचारी औरत का दिल जैसे टूट कर रह गया जब उसने बुढ़िया को अपनी जड़ी बूटियों के साथ यूं बेदर्दी से छेड़छाड़ करते देखा। वो उसे रोकना तो चाहती थी, पर उसे कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हुई। तुम एक बेशरम बुढ़िया हो। पहले तुम अपनी गंदी भूरे रंग की बदसूरत उंगलियां इन खूबसूरत जड़ी बूटियों में घुसाकर इन्हें मसल डालती हो, फिर अपनी लंबी नाक के करीब लाकर यूं सूंघती हो जैसे तुम्हें इनकी खुशबू से कोई मसला हो। अब भला ये देखने के बाद कौन इन्हें खरीदेगा? तुम न सिर्फ हमारे सामान की बेहुरमती कर रही हो, बल्कि उसे खराब भी कर रही हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी नाक पसंद है ना? मेरी खूबसूरत लंबी नाक? तो फिर तुम्हारे चेहरे के बीचों बीच भी एक ऐसी ही नाक होगी जो तुम्हारी ठोड़ी तक पहुंचेगी। ये कहते हुए वो बंद गोभियों की टोकरी में घुस गई। वो सबसे खूबसूरत गोभियां उठाती, उन्हें मसलती और फिर ये कहते हुए वापस फेंक देती थी कि फजूल चीजें, बेकार बंद गोभियां। अपना सिर यूं बदसूरत तरीके से मत हिलाओ। तुम्हारी गर्दन तो बंद गोभी के डंठल जितनी पतली है, कहीं ये टूट गई तो तुम्हारा सिर सीधा हमारी टोकरी में जा गिरेगा।
फिर भला हमसे कोई खरीदारी क्यों करेगा? तुम्हें ऐसी पतली गर्दनें पसंद नहीं है, तो कितना अच्छा हो कि अगर तुम्हारी कोई गर्दन ही ना हो और तुम्हारा सिर तुम्हारे कंधों के दरमियान हो। मेरे बेटे से इस तरीके से बात न करें। अगर आप कुछ खरीदना चाहती हैं तो जल्दी करें, नहीं तो मेरे बाकी गाहक खराब मत करें। मैं क्यों नहीं खरीदूंगी, ये सारी बंद गोभियां बांध दो, मगर याद रखो मैं ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती, मैं भी लाठी के सहारे चलती हूँ। तुम्हारा बेटा ये गोभियां मेरे घर तक पहुँचा दे, बदले में मैं इसे इनाम भी दूंगी। लड़का इस अजीब औरत का सामान लेके जाने के लिए तैयार न था, पर माँ ने उसे अकेले ले जाकर प्यार से समझाया, फिर तमाम गोभियों को बांधा और अपने बेटे को पकड़ाते हुए नसीहत की कि बुढ़िया कमजोर है तो इसमें कोई हरज नहीं कि अगर वो उसका सामान उठाकर ले जाए। साथ ही उसे ये ताकीद भी की कि वो जल्द वापस लौटे। न चाहते हुए भी लड़के ने सामान उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बुढ़िया के पीछे चल दिया। वो गलियों, बाजारों और सुनसान रास्तों से गुजरते रहे। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता सुनसान होता गया, इर्द गिर्द की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और फिर वो एक वीराने में पहुंचे जहां सिर्फ शिकस्ता दीवारें, बूसीदा खंडरात और लंबे साये लर्जा थे। रात की स्याही गहरी हो रही थी, पर बुढ़िया थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी लाठी जमीन पर टक टक की आवाज पैदा कर रही थी और उसकी लंगड़ाती चाल के बावजूद वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। लड़के के कदम बोझल हो चुके थे, उसके कंधे दुखने लगे थे, मगर अजीब बात ये थी कि बुढ़िया की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे थकन का एहसास ही ना हो। फिर आखिरकार वो एक सुनसान जगह पर एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जा रुकी। लड़के ने झोपड़ी पर नजर डाली। इसकी दीवारें पुरानी और सियाह हो चुकी थीं, जैसे धुएं या जादू की लिपेट में हों। दरवाजा लकड़ी का था, मगर बोसीदा और चरचराता हुआ, जैसे सदियों से किसी ने इसे हाथ न लगाया हो। बुढ़िया ने मुड़कर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर उसने दरवाजे पर हाथ रखा और वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर आ जाओ और ये सामान रख दो, बुढ़िया ने हुक्म दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही लड़का अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। झोपड़ी का बैरूनी हिस्सा जितना बोसीदा और पुराना लग रहा था, अंदर का मंजर उसके बिल्कुल बरक्स था। दीवारें और छत खालिस संगे मरमर की बनी हुई थीं, जिन पर पेचीदा सुनहरे नक्शो निगार बने हुए थे। फर्नीचर कीमती आबनूस की लकड़ी से तैयार किया गया था, जिस पर सूने और चमकदार जवाहरात की दीदा ज़ेबकुंदा कारी थी। फर्श शफ्फाफ शीशे का था, जो इतना चमकदार और चिकना था कि लड़के को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में खड़ा हो। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जो एक जादुई सा समा बांध रही थी। बुढ़िया ने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों को अपनी जेब में डाला और वहां से एक छोटी चांदी की सीटी निकाली। जैसे ही उसने सीटी को होठों से लगाकर एक तेज सुरीली धुन बजाई, एक पुरासरार आवाज पूरे महल नुमा कमरे में गूंज उठी। अचानक सीढ़ियों से चंद छोटे छोटे गिनी पिग्स नीचे उतरने लगे। वो सब आला रेशमी कपड़ों में मलबूस थे। वो निहायत तमीज और सलीके से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो किसी शाही दरबार के खादिम हों। वो बुढ़िया के सामने आकर मुअद्दबाना अंदाज में झुक गए और फिर खामोशी से खड़े हो गए। बुढ़िया ने गुस्से से कहा, जाओ और मेरी जूतियां लेकर आओ। लड़का अपनी जगह साकित खड़ा ये सब देख रहा था, मगर एक बात तय थी, वो किसी आम जगह पर नहीं था और ये बुढ़िया भी कोई आम औरत नहीं थी। वो नन्हे गिनी पिग्स बड़ी फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ने लगे। फिर कुछ ही लम्हों बाद जब वापस आए तो उनके छोटे नर्म पंजों में नारियल के खूल थे, जिनके अंदर नर्म चमड़ा जुड़ा हुआ था। उन्होंने ये अजीबोगरीब जूते बुढ़िया के पैरों में पहना दिए। क्या तुम देखना चाहोगे कि जो बोरी तुम लाद कर लाए हो उसमें क्या है? जब बुढ़िया ने बोरी का मुंह खोला तो उसमें कटे हुए इंसानी सर थे। बुढ़िया हंसने लगी और कहने लगी, अब अगर तुम वापस भी जाओगे तो मैं सबको तुम्हारा ये राज फाश कर दूंगी। लड़का घबरा गया और बुढ़िया को कहने लगा कि ये उसने अच्छा नहीं किया। लड़का तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला
उसने खुद को दोबारा उसी घर में पाया, क्योंकि वो सब दरवाजे जादुई थे। बुढ़िया उठी और लड़के को बोलने लगी, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूं। उसने एक बड़ी सी देग में सूप बनाना शुरू कर दिया और लड़के के सामने रख दिया। जैसे ही लड़के ने वो सूप चखा, उसकी हालत बिगड़ने लगी। बुढ़िया की खौफनाक हंसी कमरे में गूंजने लगी। हा हा हा, तुमने मुझसे गुस्ताखी की थी ना, वो जहरीले लहजे में बोली। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बना दिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लड़के की नजर जैसे ही सामने लटके हुए एक बड़े आईने पर पड़ी, वो खौफ से चीख पड़ा। वो अब वो नहीं रहा था, वो एक बदनुमा बोना बन चुका था। उसकी नाक लंबी, पतली और नुकदार हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बुढ़िया की बददुआ थी। उसकी गर्दन गायब हो चुकी थी और उसका जिस्म झुककर एक अजीब सा कुबड़ बन चुका था। उसकी उंगलियां पतली, मुड़ी तुड़ी और किसी मकड़ी के पैरों की तरह लग रही थी। ये मैं नहीं हो सकता, उसने लरजती हुई आवाज में कहा, मगर उसकी अपनी ही भारी भदी आवाज सुनकर वो मजीद कांप उठा। जब वो अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे कहा कि वे उसका हाथ बटाने वापस आ गया है, तो माँ ने उसकी बात सुनते ही अनसुनी कर दी, यानी वो उसको ना पहचानी। जब वो अपने बाप के पास गया तो उसने भी उसे ना पहचाना और अपना मुंह मोड़ लिया। जब वो बाजार से गुजरा तो लोग उसे हैरत और तंज भरी नजरों से देख रहे थे। किसी ने उसकी लंबी नोकदार नाक को देखकर मजाक उड़ाया, तो कोई उसकी गर्दन के बगैर अजीब व गरीब जिस्म पर हंस रहा था। वो सबको हकीकत बताना चाहता था, मगर उसकी अपनी ही बदली हुई शक्ल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब कोई उसकी बात पर यकीन क्यों करता? मायूस होकर वो एक सुनसान गोशे में जा बैठा। भूख और थकन से निढाल वो वहां जमीन पर ही सो गया। जब बोना उठा तो बोने ने हैरत से इधर उधर देखा। वो जमीन पर नहीं बल्कि एक बेकरी में था। हवा में ताजा रोटी और मक्खन की खुशबू थी और पास ही एक मेहरबान शक्ल वाला बेकर बैठा था। उठ गए लड़के, बेकर ने नरमी से कहा, मैंने तुम्हें कल रात बाजार में बेहोश पाया था, तुम भूखे भी लग रहे थे, इसलिए यहाँ ले आया। लो ये केक खाओ, कुछ तवानाई आएगी। बूने ने शुक्र गुजारी के साथ केक खाया। वो मीठा, नरम और मजेदार था। बेकर ने बात जारी रखी, देखो बेटा, महल में एक अच्छे कुक की जरूरत है। बादशाह को खाने बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं, लेकिन अगर तुम वाकई अच्छा खाना बना सकते हो तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तुम्हें न सिर्फ पनाह मिलेगी बल्कि अच्छे कपड़े, रोज की रोटी और तनख्वाह भी। बेकर ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। तो क्या तुम तैयार हो? बूने के लिए ये एक नई जिंदगी का दरवाजा था। उसने फौरन हामी भर ली और बेकर का दिल से शुक्रिया अदा किया। अगले दिन बोने को महल ले जाया गया और उसे फ्राइड फिश तैयार करने को कहा गया। उसने सबसे पहले ताजा मछली ली, उस पर खास मसालों की तह जमाई और एक खुफिया जड़ी बूटियों वाली चटनी तैयार की, जिसकी खुशबू ही किचन में सबको हैरान कर रही थी। फिर उसने मछली को हल्की आंच पर सुनहरी और खस्ता फ्राई किया और एक मुनफरिद अंदाज में गार्निश करके शाही प्लेट में सजा दिया। जब शाही खादिम वो डिश बादशाह के पास लेकर पहुंचे तो पूरे दरबार में सुनाटा छा गया। बादशाह ने पहला नवाला लिया और फिर दूसरा। अचानक बादशाह की आंखें चमक उठीं। ये क्या जायका है, ऐसा मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। बादशाह हैरत से बोला और इस तरह बोने को महल में मुस्तकिल नौकरी मिल गई। एक दिन शाही किचन में पकाने के लिए हंस लाई गई, जो इंसानों की तरह कराह रही थी। बोना हैरान होकर रुक गया। ये क्या? तुम बोल सकती हो मोहतरमा हंस, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। खैर फिक्र न करो, मैं दुनिया देख चुका हूं और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन शर्त लगाता हूं कि तुम हमेशा से परिंदा नहीं थी। मैं खुद कभी एक इंसान था। तुम सही कह रहे हो, हंस ने जवाब दिया। ये मेरा असल रूप नहीं, अफसोस किसी ने यह नहीं सोचा था कि मैं मिमी अजीम विटरबोक की बेटी किसी शाही बावर्ची खाने में मारी जाऊंगी। फिक्र न करो मोहतरमा मिमी, बोने ने तसल्ली दी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें अपने कमरे में रखूंगा, अच्छा खाना दूंगा और फुर्सत में तुमसे बातें करूंगा। बावर्ची खाने में कह दूंगा
कि तुम्हें खास जड़ी बूटियों से मोटा कर रहा हूँ और मौका मिलते ही तुम्हें आजाद कर दूंगा। हंस ने आंसुओं के साथ शुक्रिया अदा किया। बोने ने वादे के मुताबिक मीमी के लिए एक जगह बना दी और अनाज के बजाय उसे मिठाइयाँ खिलाता रहा। वो अक्सर उससे बात करने आता और दोनों ने अपनी कहानियां सुनाई। मीमी ने बताया कि वो गोटलैंड के जादूगर वेटरबोक की बेटी है। एक पुरानी परी के साथ झगड़े में उसके वालिद को शिकस्त दी गई और इंतकामन परी ने मीमी को हंस बनाकर इस शहर में भेज दिया। जब बोने ने अपनी कहानी सुनाई तो मीमी बोली, मेरे वालिद ने मुझे जादू के बारे में सिखाया है। तुम्हारी तब्दीली किसी जड़ी बूटी की वजह से हुई है। अगर वही जड़ी बूटी मिल जाए तो तुम दोबारा अपनी असल शक्ल में आ सकते हो। ये सुनकर बोने को उम्मीद तो मिली, मगर वो ये जड़ी बूटी कैसे ढूंढता? फिर भी उसने मीमी का शुक्रिया अदा किया और दिल में उम्मीद रखी। एक दिन बादशाह ने अपने बावर्ची बोने को दरबार में बुलाया और कहा, तुम मेरे खास बावर्ची हो। जल्द ही मेरा एक अजीज दोस्त दावत पर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर पकवान निहायत लजीज और मुनफरिद बनाओ ताकि मेरे मेहमान को कोई शिकायत का मौका न मिले। बोने ने तामील की और निहायत मेहनत से मुख्तलिफ इकसाम के मज़ेदार खाने तैयार किए। जब बादशाह का दोस्त महल में आया तो उसे शाही ज़ियाफत पेश की गई। वो खाने से बेहद लुत्फ अंदोज हुआ, मगर आखिर में जरा तामुल के साथ कहने लगा, तमाम पकवान लाजवाब हैं, मगर अगर तुम सुजरन पाई भी बनाते तो मजा दुबाला हो जाता। ये सुनकर बादशाह सख्त गुस्से में आ गया। उसने फौरन बोने को दरबार में तलब किया और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। ये मखसूस पाई मेरे दोस्त के लिए तैयार करके दो, वरना तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। बोना परेशान हो गया, मगर हिम्मत करके अर्ज की, जहां पनाह, ये पाई एक नायाब जड़ी बूटी से तैयार होता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज रात वो जड़ी बूटी तलाश करके ले आऊं। बादशाह ने इजाजत दे दी। बोना फौरन अपनी करीबी दोस्त मीमी के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। मीमी ने सुनकर कहा, ये तो हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है महल से फरार होने का। मुझे भी अपने साथ ले चलो। हम मिलकर वो जड़ी बूटी तलाश करेंगे जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं जानती हूँ वो कहाँ मौजूद है। चनांचा रात की तारीकी में दोनों महल से निकले और जंगल की सिमत रवाना हो गए। जंगल में चलते चलते वो एक बुलंदबाला दीवार के करीब पहुंचे। बोना मीमी को उठाए दीवार पर चढ़ने लगा। जब वो दीवार के पार पहुंचे तो उनके सामने एक हसीन झील थी जो सरसब्ज बलूत के दरख्तों से घिरी हुई थी। झील के किनारे मुख्तलिफ जादुई जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। मीमी के मशूरे पर बूने ने वो मखसूस जड़ी बूटियां तोड़नी शुरू की और उनको एहतियात से जमा किया। साथ ही उसने अपने चंद कपड़े और वो सिक्के भी साथ रख लिए जो उसने अब तक कमाए थे। फिर उसने हाथ बुलंद किए और दुआ की, अगर अल्लाह मेरी इस कुर्बानी से खुश हो तो ये जादू टूट जाए। ये कहना था कि एक जोरदार रोशनी चमकी और पल भर में बोने का जादू टूट गया। वो अपनी असल शक्ल में वापस आ गया, एक खूबसूरत नौजवान लड़का। उसने मीमी की तरफ देखा और पुख्ता इरादा करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास ले जाऊंगा। वो दोनों तवील सफर के बाद मीमी के घर पहुंचे। मीमी के वालिद ने मीमी पर हुआ जादू खत्म कर दिया और मीमी भी अपनी असली हालत में वापस आ गई। वालिद ने बेटी को गले लगाया और लड़के ने मीमी से शादी करके उसे अपने मुल्क, अपने माँ बाप के पास ले जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ बादशाह, जो बोने के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जब कई दिन गुजर गए और बोना न आया तो उसे यकीन हो गया कि उसके मेहमान ने उसके साथ धोखा किया है और उसका पसंदीदा बावर्ची बहाने से भगा लिया है। इस बदगुमानी में आकर उसने शदीद गुस्से में अपने दोस्त के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया।